हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। हमने लास्ट टाइम टॉपिक क्लियर करके क्वेश्चन आंसर किए थे और आज हम एक नया टॉपिक एनसीईआरटी का लेके आए हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। ये टॉपिक भी 2 भागों में डिवाइड होगा। आज मैं पहला जो पार्ट है वो पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में आएगा और उसके बाद फाइनली इसके सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए और मेरी जो गलतियां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है तंतु से वस्त्र बनाना। तंतु से कोई भी पतला सा तंतु होता है, मान लीजिए हम जो कपड़े पहनते हैं, यूज़ में लाते हैं, जो कपड़े या चादर होती हैं, बेडशीट्स वगैरह होती हैं, उसका कोई ना कोई एक बेसिक पॉइंट होता है कि वो उसका जो लास्ट पॉइंट होता है या बहुत ज़्यादा महीन तंतु होता है वो उन्हीं से मिलके बना हुआ होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको प्राप्त किया जाता है, कैसे बनते हैं, देखते हैं। तो पहले बात रेशो की बात करें तो इसको प्राप्त करने के लिए 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पादप रेशा। पादप रेशा वो होता है जो रेशा हमें पौधों से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों से कह सकते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अलग अलग भागों से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं वो होते हैं पादप रेशे। और उसके बाद अगला है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा वो होता है जो मनुष्य अपने ही तरीके से बनाता है, वो मतलब अपनी विधि से बनाता है, उसमें प्राकृतिक या फिर जंतु या फिर पादप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है कृत्रिम। और अगला है जानतव्य। जानतव्य मतलब जंतु, जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो होते हैं जानतव्य रेशे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पादप रेशे के बारे में कि पादप रेशे के भाग क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी जलवायु होती है, इनके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला होता है कि कपास। कपास, और जाहिर सी बात है कपास है, हमने बताया है कि ये पादप रेशे के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कपास होता है सबसे पहले तो ये एक पादप रेशा होता है और ये पादप रेशा होता है। कपास हमें कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है और इस बीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस बीज को हम लोग कहते हैं बिनौले। बिलौने कहते हैं। एक मिनट, इस बीज को हम लोग कहते हैं बिनौले। इस बीज को हम लोग बिनौले कहते हैं, ठीक है। ये इस बीज से प्राप्त होता है। तो ये बीज से, अब इसके बारे में जानते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए या फिर इसकी खेती करने के लिए, कपास की खेती करने के लिए हमें कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अगर इसकी जलवायु की बात करें तो हमें उष्ण जलवायु जो होती है, उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण जलवायु, और उष्ण जलवायु में भी इसका तापमान कैसा होना चाहिए? इसका तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हर एक खेती करने के लिए, किसी चीज़ को उपजाऊ करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से वो उत्पन्न होती है कि जिसकी जैसी क्वालिटी होती है वो उसी हिसाब से उत्पन्न होता है। तो ये होती है इसमें काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी ही क्यों? क्योंकि ये जो कपास होता है ये नॉर्मल बारिश में भी पैदा किया जा सकता है। वो इसलिए कि काली मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये पानी को अवशोषित कर लेती है, इससे नमी इसमें बनी रहती है, इसी वजह से इसको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल बारिश में भी इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो कपास की जो होती है वो खेती वो काली मिट्टी में की जाती है। आगे बात करें कपास के बारे में, तो कपास कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे बोया जाता है, कब बोया जाता है? तो कपास जो होता है, जो वसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु,
बसंत ऋतु जो होती है इसके पहले बोया जाता है। और बसंत ऋतु आती कब है? बसंत ऋतु आती है जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के पहले 15 दिनों में। इसी बीच में वसंत ऋतु का महीना होता है। तो ये वसंत ऋतु के पहले बोया जाता है, और वसंत ऋतु के पहले बोया जाता है और उसके 2 या 3 महीने बाद ही कपास के जो पौधे हैं, कपास के पौधे अपने पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और इनमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद इनमें फूल खिलते हैं, विकसित हो जाते हैं और इनमें फूल खिलते हैं। और विकसित और फूल खिलने के 1 हफ्ते बाद इसमें से जो तंतु होते हैं, ऊपरी तंतु जिन्हें दल पुंज कहा जाता है, इनके बीच के वो गिर जाते हैं। और वो गिरने के बाद, जैसे मान लीजिए ये है इसका बीज अंदर का, और इसमें बाहर ये लगे होते हैं दल पुंज, और ये जो सारे दल पुंज होते हैं ये जब गिर जाते हैं तो एक नींबू के आकार का, ग्रीन कलर का, नींबू के साइज का एक बीज दिखाई देता है। और उसमें उसी के अंदर 3 से 4 बीज होते हैं या 3 से 4 बिनौले पाई जाती हैं। और वही जब फूटती हैं तो उससे निकलता है कपास। और कपास को जब एक साथ आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज़मीन हो या पेड़ पौधे हो जो बर्फ़ से बिल्कुल ढक गए हों, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होता है और दूर दूर तक सिर्फ कपास ही कपास नज़र आता है। तो ये होता है कपास। और इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? कपास को बिनौलों या बीजों से अलग करने के लिए प्राकृतिक तौर पर हाथों से ही इसको अलग किया जाता है, जिसे कहते हैं कपास ओटना। कपास का ओटना इसे कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा घिच-पिच हो गया है तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। इसे कपास का ओटना कहा जाता है। ये कपास हाथों से ही ओटा जाता है और इसके बीजों से इसको अलग किया जाता है। कपास को हाथों से ही ओट के इसके बीजों से इसको अलग कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद इसके तंतु को, रेशे को बनाने के लिए आप एक कपास का जो फूल होता है या फिर रुई टाइप में होती है उसको लीजिए और उसके बाद हल्का सा लेके उसको घुमाइए ऐसे हाथों से ही, तो एक तंतु टाइप में आपका बन जाएगा। तो वैसे ही तंतु बनाए जाते हैं, तंतु से फिर वस्त्र बनते हैं। और कपास जो होता है इसका उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? तो आप सूती वस्त्रों को ले लीजिए। सूती वस्त्र होते हैं, पर्दे होते हैं, या फिर रजाई को भरने के लिए रुई होती है, तकिए में भरने के लिए रुई होती है। और कपास से काफ़ी क्वालिटी के जो कागज़ होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, तो इसका यूज़ इसमें किया जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो बिनौले हैं, आप सोच रहे होंगे कपास तो निकल गया, अब इन बिनौलों का क्या यूज़ है? इसका भी एक बहुत बड़ा यूज़ है। तो इसका क्या, इस बिनौलों से हम बिनौलों का तेल निकालते हैं। इसका निकालेंगे हम तेल, बिनौलों का हम लोग निकाल लेंगे तेल। तेल निकालने के बाद तो फिर क्या कहने, इसका निकला तेल, ठीक है। और तेल निकलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसीलिए इनको जानवरों को दिया जाता है। और जब जानवरों को दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में पौष्टिक होने के कारण जो जानवरों से मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, उनकी क्वालिटी में और उनके मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था कपास। हाँ, और एक चीज़, कपास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो कपास जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके जो मुख्य राज्य हैं इन्होंने अधिकतर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अगला है जूट। जूट क्या होता है? जूट जो होता है ये भी एक पादप रेशा है। जूट एक पादप रेशा है और इसकी जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी में प्राप्त किया जाता है। और इसको बोया कब जाता है? इसको बोया जाता है वर्षा के ऋतु में। वर्षा के टाइम, वर्षा ऋतु में इसे बोया जाता है। जूट जो होता है इसको हम सनई भी कहते हैं और इसको पटसन भी कहते हैं। सनई भी बोलते हैं, सनई भी होता है और
पटसन भी होता है, इसको पटसन भी कहते हैं और सनई, गांव के लैंग्वेज में अधिकतर सनई बोला जाता है, हम लोग के यहाँ इसको सनई बोला जाता है। तो ये वर्षा के रुत में जब उड़द मूंग होते हैं तो उसी टाइम पे इसको बोया जाता है, उस टाइम बोते हैं। तो इसको 2 या 3 महीने बाद जब बड़े हो जाते हैं, इनकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होती है, इनकी लंबाई 8 से 10 फीट होती है। और जब ये हरे ही होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ये सूखने ना पाए, तभी इनको काट लिया जाता है। और काटने के बाद इनमें येलो कलर के फूल होते हैं, येलो कलर के फूल होते हैं। उन फूलों को हम लोग फ्राई करके खाते भी हैं, गांव में सब लोग खाते हैं उनको फ्राई करके। उन फूलों को निकाल दिया जाता है, उनकी पत्तियां छाट दी जाती हैं और उनके गट्ठर बना के एक ऐसे स्थान पे डाला जाता है जहाँ का पानी स्थिर हो, जहाँ का पानी स्थिर होता है, बहता हुआ ना हो। वहाँ पे इनको 3 से 4 या फिर 5 दिनों के लिए डाला जाता है स्थिर पानी में। स्थिर पानी में 3 से 4 से 5 दिनों के लिए इनको उनमें डुबोया जाता है। और उसमें जो कठोर चीज़ें होती, कठोर इसके तंतु होते हैं, वो उसमें सड़ जाते हैं और वो पानी में स्थित जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से होता है। बाकी जो क्वालिटी में अच्छा और मुलायम रेशा होता है, उसके बाद इसको अलग कर लिया जाता है। और जूट, उससे हमें जूट या फिर सनई का जो रेशा होता है वो प्राप्त हो जाता है। जूट का जो कपड़ा होता है, वे जूट से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, बैग बनाते हैं लोग जूट से, वो प्राप्त हो जाती हैं। डोरमेट बनाए जाते हैं जूट से और बैग बनाए जाते हैं जूट से। ऐसे ही जूट प्राप्त कर लिया जाता है। और हम बात करने वाले हैं कि जो कपास होता है या फिर जूट होता है, अलग अलग क्वालिटी के जो रेशे होते हैं, वो हमें किस किस पौधे के किस किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे रुई हम ले लेंगे, तो रुई हमने कहा था कि यहाँ पे ये जो कपास था ये बीज से प्राप्त हुआ था, कपास मतलब रुई ही होता है, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा बीज से, ठीक है। और जूट, जूट जो होता है वो तने से प्राप्त होता है। जूट होता है उसमें हम उसकी पत्तियां भी हटा देते हैं, उसके फूल भी हटा देते हैं, उसका सिर्फ तना ही बचता है जिसको हम गट्ठर में बांध के पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तने से प्राप्त होता है। और फ्लैक्स, फ्लैक्स जो होता है वो भी तने से ही प्राप्त होता है। और नारियल जटा, नारियल जो जटा होता है वो फल से प्राप्त होता है। आपने जटा वाला नारियल देखा होगा, उसमें ऊपर बहुत सारे रेशे होते हैं, उनको जो जटा नारियल जटा होती है वो उससे ही प्राप्त किया जाता है, वो फल से प्राप्त। रुई प्राप्त की जाती है बीज से, जूट प्राप्त किया जाता है तने से, और फ्लैक्स प्राप्त किया जाता है तने से, नारियल प्राप्त किया जाता है फल से। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। एनसीईआरटी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको बिल्कुल गांव के माहौल जैसा होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो समझाती है वो एक तरीके से मतलब किताबी लैंग्वेज नहीं होता, उसका प्रयोग भी किया जाता है, उसको गांव की लैंग्वेज में समझाया भी जाता है। तो वो एनसीईआरटी होती है, वो आपको बहुत आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी कमियां हों उनको कमेंट में बताइए, तो मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।